नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। लगातार आप मानवाधिकार से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे 51 से लेकर 56 तक के प्रश्नों को और इसी के साथ लघु मित्र के प्रश्नों की श्रृंखला खत्म हो जाएगी। और अगले अध्याय में अगर आपने कमेंट में बताया तो हम जरूर दीर्घ प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाएंगे जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो। फिलहाल शुरू करते हैं आज का प्रश्न 51। राष्ट्रीय महिला आयोग। उत्तर। राष्ट्रीय महिला आयोग संसद द्वारा 1990 में महिला राष्ट्रीय आयोग अधिनियम निर्मित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। आयोग महिलाओं के शीघ्र तथा उचित विकास करने की शक्ति रखता है। आयोग संविधान तथा अन्य विधियों के अंतर्गत महिलाओं के लिए सुरक्षा संबंधी मामलों का अन्वेषण करने और परीक्षण की शक्ति रखता है, जो महिलाओं को प्रभावित करते हैं तथा संशोधन को भी प्रभावित करते हैं, जो ऐसे विधानों में किसी कमी, अपर्याप्तता अथवा अक्षमता की पूर्ति करने के लिए औपचारिक विधानों का संकेत करते हैं और सक्षम प्राधिकारी के साथ संवैधानिक उपबंधों के उल्लंघन को ग्रहण करते हैं। विशाखा वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्देश जारी किया गया उसका संस्थाओं द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी वर्ष 2000-2001 की वार्षिक रिपोर्ट में प्रेक्षित किया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को पर्याप्त ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है, चाहे वे सार्वजनिक निकाय हो या व्यक्तिगत निकाय है। बहुत से संस्थाओं ने शिकायत समितियां नहीं बनाई हैं जो निर्णय के अधीन आवश्यक थी, जिससे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान हो सके। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 3 के अनुसार महिलाओं के राष्ट्रीय कमीशन में अध्यक्ष, जो केंद्र सरकार द्वारा नामांकित की जाएगी, तथा 5 सदस्य होंगे जिन्हें भी केंद्र सरकार नामांकित करे। इन 5 सदस्यों में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति का व्यक्ति होगा। अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल वह होगा जिसे केंद्र सरकार भी निर्दिष्ट करे, परंतु यह 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। धारा 4। कमीशन विशेष मामलों में निपटाने के लिए समितियां नियुक्त कर सकते हैं। धारा 8। अगला प्रश्न, नरसंहार से आप क्या समझते हैं? उत्तर। नरसंहार से तात्पर्य मानव समूह को मारना, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन अपराध है। महासभा ने 9 दिसंबर 1948 को नरसंहार निवारण और दंड अभिशमन को अंगीकार किया, जो 12 जनवरी 1951 को लागू हुआ। अभिशमन का मुख्य उद्देश्य नरसंहार को निवारित करना और इसके करने वाले व्यक्ति को दंडित करना, चाहे वह युद्ध काल में किया गया हो या चाहे शांति काल में। अगला प्रश्न, युद्ध अपराध क्या है? युद्ध अपराध सैनिकों या अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए ऐसे शत्रुतापूर्ण या तत्समान कार्य है जिन्हें पकड़ने पर शत्रु द्वारा दंडित किया जा सकता है। युद्ध अपराध युद्ध के कुछ नियमों का उल्लंघन है। यदि इन नियमों का उल्लंघन सैनिक द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो दंड किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा नहीं बल्कि सामान्य रूप से विजेता राज्यों द्वारा दिया जाता है। ऐसे उल्लंघन में हत्या, दुर्व्यवहार, बंधकों को मारना इत्यादि शामिल है। अतः जिन कृत्यों की निंदा मानव जाति द्वारा उनके पाशविकता तथा अमानवीयता के कारण की जाती है, उन्हें युद्ध अपराध माना जाता है। अगला प्रश्न 54। युद्ध अपराध हेतु तक। उत्तर। युद्ध अपराध हेतु दंड जो सैनिक या अन्य व्यक्ति युद्ध अपराध करते हैं वे व्यक्तिगत रूप से अपराध के लिए उत्तरदायी होते हैं और उन्हें युद्ध अपराधी कहा जाता है। इसलिए युद्ध अपराधी सशस्त्र बलों के सदस्य हो सकते हैं या अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अधिकरण चार्टर का अनुच्छेद 8 यह प्रावधान करता है कि
यह तथ्य कि प्रतिवादी ने अपनी सरकार या वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के पालन करने में कृत्य किया है, उसे उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करेगा, किंतु दंड में न्यूनीकरण पर विचार किया जा सकता है। यदि अधिकरण यह निश्चित करता है कि न्याय ऐसी अपेक्षा करता है, इस नियम का तात्पर्य है कि सशस्त्र बलों के सदस्य केवल विधिपूर्ण आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य बैठे। यदि आदेश के पालन में वे ऐसे कार्य करते हैं जिसे युद्ध के सर्वमान्य नियमों का उल्लंघन होता है तथा मानवता के सामान्य विचार का अपमान होता है, तब वह दंड से बच नहीं सकते। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित विभिन्न युद्ध अपराध न्यायाधिकरणों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के पालन के तर्क को प्रतिरक्षा के रूप में अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन उनके द्वारा दंड देते समय इसे ध्यान में रखा गया था। प्राइज न्यायालय। उत्तर। प्राइज न्यायालय समुद्रों में या बंदरगाहों में पकड़ी गई शत्रु की संपत्ति को प्राइज कहा जाता है। संपत्ति शब्द जलयानों तथा इसके सभी मालों को शामिल करता है, इसलिए प्राइज उस संपत्ति से भिन्न है जो भूमि पर पकड़ी जाती है। भूमि पर अभिग्रहित संपत्ति को लूट का माल कहा जाता है। इस प्रकार अधिग्रहण को प्राइज कहने के लिए यह आवश्यक है कि उसका युद्धरत राज्य के सामुद्रिक बलों द्वारा समुद्र में या बंदरगाहों में पकड़ा गया हो, लेकिन पकड़ा गया यान या माल अभिग्रहण करने वाले राज्य की संपत्ति नहीं हो जाती। संपत्ति को सुरक्षित रखना और न्यायालय द्वारा यह निर्णय करवाना राज्य की बाध्यता है कि अधिग्रहण वैध है या नहीं। न्यायालय की स्थापना युद्धरत राज्यों द्वारा युद्ध के प्रारंभ पर की जाती है या उसकी स्थापना अस्थायी रूप से अपने राज्य क्षेत्र में की जा सकती है। युद्धरत राज्य उन स्थानों में प्राइज न्यायालयों की स्थापना नहीं कर सकता जो उसके नियंत्रण के अधीन नहीं है। इसे तटस्थ राज्य क्षेत्र में भी स्थापित करना निषिद्ध किया गया है। इस प्रकार स्थापित न्यायालयों को प्राइज न्यायालय कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार प्राइज न्यायालय विशेष रूप से युद्ध के समय समुद्र में पकड़े जाने की वैधता को निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए स्थापित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन प्राइज न्यायालयों को सामान्य कार्य अर्थात युद्धरत राज्य द्वारा माल पकड़ने की वैधता को निर्धारित करना होता है। जांच के बाद यदि न्यायालय यह निर्णय करता है कि माल का पकड़ा जाना विधिपूर्ण है, तब वह भर्त्सना की आज्ञप्ति पारित करता है। यदि न्यायालय यह निर्णय करता है कि माल का पकड़ा जाना वैध नहीं है, तब वह ऐसे प्रतिकर सहित प्रत्यास्थापन का निर्णय देता है जैसा उसे न्यायोचित प्रतीत। अगला प्रश्न है, युद्धबंदी से आप क्या समझते? युद्धबंदी वह परिस्थिति है जो युद्ध के दौरान या सशस्त्र संघर्ष में युद्धमान राज्य द्वारा पकड़े गए व्यक्तियों को प्रदान की जाती है, किंतु युद्धमान राज्य द्वारा पकड़े गए सभी व्यक्तियों को यह परिस्थिति नहीं प्राप्त होगी। युद्धबंदी के व्यवहार से संबंधित जिनेवा अभिसमय 12 अगस्त 1949 का अनुच्छेद 4 के अधीन प्रावधान करता है कि निश्चित संवर्ग के व्यक्ति जो शत्रु की शक्ति के अधीन आ जाते हैं युद्धबंदी कहे जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो युद्धमान देश के सशस्त्र बलों के सदस्य तथा ऐसे सशस्त्र बलों को गठित करने वाले नागरिक सेवा या ऐच्छिक सेवा शाखा के सदस्य हैं, ये युद्धबंदी की परिस्थिति तब अर्जित करते हैं जब युद्ध के दौरान अपने सामान्य सैनिक कार्यों को करते हुए पकड़े जाते हैं।